कल हमने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा था। इन्फ्लेशन के कितने अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के इन्फ्लेशन होते हैं। डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल, ग्रीडफ्लेशन, ग्रीनफ्लेशन, इतनी तरह का इन्फ्लेशन पढ़ा था। आज हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं कि इन्फ्लेशन और किन किन वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है। तो इन्फ्लेशन दो तरह से हो सकता है। एक तो या तो डिमांड की वजह से या फिर सप्लाई की वजह से। देखिए, डिमांड और सप्लाई क्या होता है कि मार्केट में कभी भी कोई भी चीज़ का अगर जैसे कि डिमांड होने का मतलब ये है कि कोई मार्केट है, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का सप्लाई लिमिटेड होता है। इस मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि कोई ऐसा भी प्रोडक्ट जैसे कि वॉशिंग मशीन ये लिमिटेड है। ये मान लेते हैं कि 10 यूनिट है, लेकिन अगर इसको ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 20 लोग अब इस 10 यूनिट वॉशिंग मशीन को ख़रीदने लगे, तो ये इसका मतलब ये हो गया कि इसका डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ गया, सप्लाई लिमिटेड है, इसकी वजह से इन्फ्लेशन का बढ़ना होता है, यानी कि महंगाई बढ़ जाता है। लोग ज़्यादा हैं, यूनिट कम है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि इतने 20 लोग जो हैं वो कोई सा भी प्राइस दे करके ये इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे। तो ये होता है डिमांड के बढ़ने की वजह से। डिमांड बढ़ गया, इसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई साइड से जो इन्फ्लेशन होता है, जब सप्लाई कम होता है तो उसी की वजह से इन्फ्लेशन आता है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, ये सप्लाई साइड से भी और डिमांड साइड से भी है। तो इस डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच होता है, यानी कि डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, अगर दोनों मैच कर रहा है, यानी कि जितना डिमांड है, मान लेते हैं 10 यूनिट है और 10 यूनिट सप्लाई है 10 यूनिट और डिमांड भी 10 यूनिट ही है, तो ये इसका तो फिर इन्फ्लेशन नहीं आता है, ना ही महंगाई होता है। जितने लोग को चाहिए उतना यूनिट बन रहा है, मार्केट में आ रहा है, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका मिसमैच होता है, यानी कि सप्लाई बढ़ जाए या फिर डिमांड कम हो जाए, ऐसा कुछ हो, या फिर सप्लाई कम हो जाए, डिमांड बढ़ जाए, तो इन दोनों का मिसमैच की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो इसी को कहते हैं डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो उसमें दो तरह का होता है, या तो एक सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड से, दूसरा सप्लाई साइड से। इन्फ्लेशन दो तरह से आता है। डिमांड साइड से कैसे? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अभी जो हम आपको बताएं कि डिमांड के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है डिमांड के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। यानी कि टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, यानी कि बहुत सारा पैसा जो है बहुत कम गुड्स को चेज़ कर रहा है, मतलब ख़रीदने का ट्राई कर रहा है। जैसे कि मान लेते हैं, यही सेम एग्जांपल है कि यहाँ पर 20 लोग थे, 20 लोगों के पास पैसा था, अब ये यूनिट 10 ही है, यानी कि गुड्स, ये जो फ्यू गुड्स है, गुड्स कम है और लोग ज़्यादा हैं, लोग यानी पैसा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। तो इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन का बढ़ना, राइज इन डिमांड, यही होता है, यानी कि डिमांड में राइज हो जाना। इसी से एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी अगर होता यह है कि इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट कर दी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब ये होता है कि RBI क्या करेगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में होता ये है कि अपने इकोनॉमी को एक्सपैंड कर दी, यानी कि मतलब ये कि ताकि मतलब ये इकोनॉमी को एक्सपेंड करने का मतलब ये होता है कि मार्केट में पैसा डालना, मार्केट में पैसा आएगा
तो लोग डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन होगा। इसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी एक्सपैंड होगा, यानी कि इकोनॉमी बढ़ेगा। तो मार्केट में पैसा कैसे आता है, आरबीआई करती क्या है कि डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। अब जो बैंक जो लोन देती है, बैंक को रेगुलेट आरबीआई करती है। तो बैंक जो लोन देती है, वो लोन क्या होता है, लोन पे जो इंटरेस्ट रेट होता है वो सस्ता हो जाता है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो लोग डिमांड करेंगे लोन का, लोग डिमांड करेंगे लोन का, तो लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन और तेज़ी से होगा। तो इसकी वजह से डिमांड की बढ़ने से इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि डिमांड बढ़ गया, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है इंटरेस्ट रेट को कम करके, ताकि डिमांड बढ़े लोगों का। तो इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है। गवर्नमेंट जो है वो इसका फिस्कल पॉलिसी में, गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी होता है, एक होता है आरबीआई का जो पॉलिसी होता है। गवर्नमेंट का फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के थ्रू, अपने किसी भी पॉलिसी के थ्रू जो इसको रेगुलेट करती है, मतलब इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी मतलब कि गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स को कम करती है। इनकम टैक्स मतलब अब लोगों को जो इनकम आता है, जो सैलरी होता है, सैलरी मान लेते हैं 1 लाख, मान लेते हैं 2 लाख सैलरी मिलता है किसी एक पर्सन को। अब उसमें से क्या करेगी, इनकम टैक्स कम कर देने का मतलब है कि जो इनको पहले 10, मान लेते हैं 10,000 टैक्स देना पड़ता था। अब क्या हुआ कि इनकम टैक्स कम हो गया, तो इसकी वजह से इसको 8,000 देना पड़ेगा। 8,000 देना पड़ेगा तो इनके पास पॉकेट में इनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा, और इनके पास जब ज़्यादा पैसा बचता है तो ये डिमांड करते हैं, और जब डिमांड करते हैं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है। तो इससे इन्फ्लेशन को, जब भी गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन बढ़ाना होता है, महंगाई बढ़ाना होता है, तो आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को घटाती है, यानी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम टैक्स को कम करती है, या फिर अपना एक्सपेंडिचर जो लोगों पर खर्च है वो बढ़ाती है, यानी कि लोगों को किसी भी तरह का मुहैया करा देना, लोगों को फ्री में कुछ बांट देना, ऐसा कुछ, या पैसा बढ़ा देना, जो लोगों के जो गरीब लोगों के खाते में पैसा आता है उसको बढ़ा देना। इसकी वजह से क्या होगा, लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो लोग डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इन्फ्लेशन ना ही ज़्यादा हो तब भी अच्छा नहीं होता है, इन्फ्लेशन कम हो तब भी अच्छा नहीं होता है। ये आरबीआई या फिर गवर्नमेंट, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो गया, फिस्कल पॉलिसी हो गया, इसको अडॉप्ट तब करती है जब इन्फ्लेशन बहुत कम होने लगता है, यानी कि महंगाई बहुत कम होने लगता है। यानी कि महंगाई का ये रेट होता है कि महंगाई जो है वो ±4% महंगाई होना चाहिए, यानी कि या तो वो 2% से लेकर के 6% तक एक आइडियल माना जाता है। यानी कि महंगाई इतना है इंडिया में, तो इसके बीच में है तो सही चल रहा है। अगर ये घटने लगता है, 4 से घटने लगता है, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है ताकि ये महंगाई बढ़ जाए। और जब ये बढ़ने लगता है, काफ़ी ज़्यादा 6 से भी आके जाने लगता है, तो ये इनका ही एक पॉलिसी होता है कि इंटरेस्ट रेट को घटाने के बजाय बढ़ा देती है, ताकि लोग लोन ना ले पाए, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ना हो और वो लोग डिमांड में करना बंद कर दे, तो इन्फ्लेशन वापस से कंट्रोल में आ जाता है। तो दोनों तरह से होता है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, घटाने से लोगों के हाथ में पैसा आए, तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो इन्फ्लेशन, डिमांड कम होगा, डिमांड कम होने से महंगाई कम हो जाएगा। तो ये होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके बाद है कॉस्ट पुश या सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। ये सेम है कि जैसे डिमांड है वैसे सप्लाई साइड से जब सप्लाई को कम कर दिया जाए या फिर सप्लाई का कॉस्ट बढ़ा दिया जाए, तो इसमें लिखा हुआ है इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देना। यानी कि अगर इसके कॉस्ट में इंक्रीज हो गया तो ये सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन आता है, यानी कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन, यानी कि सप्लाई साइड से मतलब कि जो प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा था मार्केट में, सप्लाई के टाइम पर ही इसका प्राइस जो है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया। अभी था डिमांड साइड से, यानी कि ये था कंज्यूमर के साइड से।
ये है प्रोड्यूसर के साइड से, ये था कंज्यूमर के साइड से, कंज्यूमर के साइड से, और ये है प्रोड्यूसर के साइड से, प्रोड्यूसर के साइड से। तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको कहते हैं सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। जैसे कि कैसे कैसे वो बढ़ सकता है, रिडक्शन इन सप्लाई, यानी कि सप्लाई में कमी आ जाना, सप्लाई में कमी कैसे के आने की वजह से भी सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन हो सकता है। मार्केट में प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है, डिमांड बढ़े जा रहा है, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। जैसे कि राइज इन वेजेस, जो वर्कर वहाँ काम करते हैं फैक्ट्री वगैरह में, जो सामान प्रोडक्ट बनाते हैं, वहाँ के वर्कर का अगर वेज मतलब सैलरी उनका अगर बढ़ा दिया जाए, तो सैलरी बढ़ाने की वजह से जो प्रोडक्ट का दाम है, एक प्रोडक्ट का दाम वो भी बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी कि सप्लाई साइड से इन्फ्लेशन आ सकता है। जैसे कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाना, जैसे कि जो जो सामान रॉ मटेरियल लगता है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसके कॉस्ट का बढ़ना, यानी कि उसके जो कच्चा सामान जो भी लगता है बनाने में, उसका कॉस्ट अगर बढ़ गया तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से मार्केट में महंगा आएगा, तो महंगाई की वजह से इन्फ्लेशन आ जाएगा। वर्कर गोइंग ऑन स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक पे चला जाए तो इसकी वजह से भी आ सकता है इन्फ्लेशन, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा नहीं, सप्लाई साइड कम हो जाएगा, तो इससे इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई आ सकती है। ओपीईसी सप्लाई जो है कट कर दे, ओपीईसी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़, मतलब ये एक ऐसी कंट्रीज़ का एक समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती है, यानी कि पेट्रोल या क्रूड ऑयल जिसे क्या कह सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट करती है। उनका एक ग्रुप ऑफ कंट्री है, वो अगर अपना सप्लाई कट कर दे तो इसकी वजह से भी, या कम कर दे, इसकी वजह से भी इन्फ्लेशन आ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, यानी कि राइज इन ऑयल का प्राइस जो है वो राइज कर सकता है। तो ये था सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो ये इन दोनों के मिसमैच की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसको बोलते हैं ये दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई कितने दर से है, कितने रेट से बढ़ रहा है, उसके बेसिस पर अलग अलग तरह का डिवाइड किया गया है। महंगाई कितने 2% है, 4% है, 10% है, 50% है, इसी हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है उसमें क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग मतलब एक तरह, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, या मतलब सो करके चलना, रेंगना। तो ये इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर 1 से 4% इन्फ्लेशन है, अगर महंगाई किसी कंट्री में 1% से 4% के बीच में है, तो इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है अगर महंगाई 4% से 10% के बीच में है, तो आता है वॉकिंग या टॉर्टिंग इन्फ्लेशन। तो वॉकिंग या टॉर्टिंग ये कह सकते हैं कि मतलब ठीक ठाक है, ऐसा इतना इन्फ्लेशन होना चाहिए आइडियल, एक तरह से कह सकते हैं 4% से 10% इन्फ्लेशन, 1 से 4, 4 से 10। फिर आता है 10 से अगर ऊपर है इन्फ्लेशन, अगर 10 से ऊपर है तो इसको बोलते हैं रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन, रनिंग या गैलोपिंग इन्फ्लेशन। फिर आता है एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, जब बहुत कम समय में महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन एक बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होता है जिसमें कि बहुत कम समय में काफ़ी ज़्यादा महंगाई बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से देश में बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस होता है, पैसा बहुत आ जाता है मार्केट के अंदर, और डिमांड का ऑब्वियसली सप्लाई साइड कम हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है पैसा आ जाने की वजह से, तो इसलिए हर प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाना उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक और तरीके से आ सकता है, ये तो अभी तक जो पढ़े हैं हम, इन्फ्लेशन कैसे आ सकता है, तो डिमांड साइड से, सप्लाई साइड से, ठीक है। एक और तरीका है जिससे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। अगर अगर मनी का प्रिंटिंग, जो पैसा प्रिंट किया जाता है, अगर उसका प्रिंटिंग बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर मनी प्रिंट होने लगे और तो मनी का सप्लाई मार्केट के अंदर बढ़ जाएगा, यानी कि मनी, नया नया मनी प्रिंट हो रहा है तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा। मनी के सप्लाई बढ़ जाने की वजह से लोगों के पास पैसा चला जाएगा, तो पैसा चला जाएगा हाथ में, तो लोग डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विस का, लोग डिमांड करेंगे तो और ये बात तो आप जानते हैं कि सप्लाई लिमिटेड होता है, जब सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड ज़्यादा है, तो इससे हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है। तो यही प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी से इन्फ्लेशन आ सकता है, इसको याद रखिएगा।
कोई भी कभी भी नया करेंसी प्रिंट होता है तो इसकी नया करेंसी अगर प्रिंट हो रहा है जो मार्केट में अभी तक नहीं है, नया करेंसी प्रिंट हो रहा है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आता है। ये हमेशा होता है, जब भी नया करेंसी प्रिंट होगा तब इन्फ्लेशन आएगा। ऐसा ही हुआ जिम्बाब्वे और वेनेजुला में। यहाँ हुआ क्या कि एक्सेसिव मनी प्रिंट हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ गया। वेनेजुला में भी ऐसा ही केस हुआ था। तो इससे क्या होता है, जब हाइपर इन्फ्लेशन आने की वजह से होता क्या है कि जो करेंसी है, करेंसी का वैल्यू डाउन हो जाता है। हम इन्फ्लेशन में आपको बताए थे कि परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से। और डिफ्लेशन में हम आपको बताए थे कि जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि ज़्यादा खरीद पा रहे होंगे किसी भी प्रोडक्ट को कम पैसे में। लेकिन परचेजिंग पावर क्या होता है, कम हो जाता है इसमें, इन्फ्लेशन में। इसकी वजह से क्या होता है, अब परचेजिंग पावर कम हो गया तो लोग जो है उस करेंसी पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, यानी कि दिन ब दिन उस पैसे के खरीदने का क्षमता जो है वो घटता जा रहा है। कोई भी सामान खरीदने का जो क्षमता है वो घटता जाता है। इसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, ऑल्टरनेट खोजते हैं कि कोई ऐसा चीज़ में इन्वेस्ट करें या कोई ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर मेरा पैसे का जो वैल्यू है वो घटे ना। तो वो डॉलर चूज़ करते हैं, एक स्टेबल करेंसी है डॉलर। गोल्ड चूज़ करते हैं या फिर बार्टर एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाँ, लोगों को ऑल्टरनेट खोजना पड़ता है, ये इन्फ्लेशन की वजह से, ज़्यादा इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा होता है। तो इतना था हम पढ़े अभी तक कि इन्फ्लेशन होता क्या है, कितने तरह का इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन किस किस तरह से आ सकता है। तो इन्फ्लेशन 3 तरीके से आ सकता है। पहला, डिमांड की वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा, सप्लाई साइड से अगर कुछ हो, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, सप्लाई कम या ज़्यादा हो उसकी वजह से, डिमांड कम या ज़्यादा हो उसकी वजह से। तीसरा ये था कि करेंसी नया प्रिंट हो या फिर करेंसी काफ़ी ज़्यादा प्रिंट हो जाए या नया करेंसी प्रिंट हो तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। तो 3 तरह का पड़े। और इंटरेस्ट रेट के हिसाब, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से इन्फ्लेशन 3-4 तरह का होता है, क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये तरह का होता है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, इंडिया में 2% से लेकर के 6% का इन्फ्लेशन माना जाता है, इतना होता है। इसके बीच में रहना चाहिए। आरबीआई और गवर्नमेंट जो है इसको कंट्रोल करने में लगी रहती है। तो यही है हमारा, इस दोनों दोनों के बीच में आता है। 6 यहाँ 4 2 यहाँ, इसके बीच में आता है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, 2 और 6 के करीब करीब बीच में रहता है। कभी कभी 6 से ज़्यादा चला जाता है लेकिन फिर नॉर्मल हो जाता है। तो ये था हमारा इन्फ्लेशन। अब इसके बाद है अब होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है और रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है। इंटरेस्ट रेट मतलब होता है ब्याज। कोई भी लोन या किसी भी चीज़ पर जो इंटरेस्ट ब्याज लगता है उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। अब ये नॉमिनल क्या होता है और रियल क्या होता है, इसमें इसको समझिए। एक केस ए है और केस बी है। तो होता क्या है कि मान लेते हैं कि आपको बैंक में पैसा जमा कराना है, ठीक है। और बैंक, ये केस ए में बैंक बोल रहा है कि आपको 10% हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट देंगे 10%। और बैंक, ये केस बी में क्या बोल रहा है, एक बैंक बोल रहा है कि 50% हम आपको इंटरेस्ट देंगे। तो 50%, अब जो बैंक, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि जो भी बैंक उस टाइम पर बोलती है कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे, वही होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। कि बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट बोल रही है कि हम इतना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, 8% 10% जो भी है, तो वो ही नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। जो बैंक आपको बताती है आपको, उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो एक केस ए में क्या बोल रही है कि 10% देंगे, केस बी में बोल रही है कि 50% देंगे। तो इसमें अब आप सोच रहे हैं कि हम बैंक ए में इन्वेस्ट करें या फिर बैंक बी में इन्वेस्ट करें, पैसा किस में लगाएं, किस में दें ताकि हमको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आए। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर महंगाई जिस मान लेते हैं कि एक कंट्री ए है, ये कंट्री ए है, कंट्री एक्स है, सॉरी कंट्री एक्स है, ये कंट्री वाई है। तो आप सोच रहे हैं कि कंट्री एक्स में लगाएं पैसा इन्वेस्ट करें या फिर कंट्री बी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये लगाया और 10%
इंटरेस्ट रेट देना था उसको, वो 110 दे दिया। इसमें भी वैसे सेम केस है कि इसमें भी कुछ अमाउंट लगाए होंगे, 50% के हिसाब से 50% मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ ये देखना होगा कि आपको इन्वेस्ट किस में करना है, बैंक कंट्री ए वाई में या फिर कंट्री एक्स में। उसके लिए आपको ये देखना होगा कि उस देश में जो महंगाई है वो किस दर से बढ़ रहा है, या फिर उस देश में महंगाई कितनी है। जैसे कि हमारे देश में हम अभी बताए थे 2 से लेकर के 6 के बीच में है, 2% से 6% के बीच में है। तो उस देश में आपको ये देखना होगा कि महंगाई किस क्या रेट है। तो अगर मान लेते हैं कि उस देश में एक्स में इन्फ्लेशन है 2%, ठीक है। अगर 2% है तो और आपको ब्याज मिल रहा है 10%, तो महंगाई है तो महंगाई तो कट जाएगा। जो रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो 10 - 2 हो जाएगा, क्योंकि 10% आपको मिल रहा था, ठीक है। लेकिन 2% तो महंगाई भी है ना, तो महंगाई जो हो गया तो उसकी वजह से तो आपका 2% जो आप मान लेते हैं कि अगर 10 रुपये में आप कोई सामान आप खरीद रहे थे, 10 रुपये में एक सामान खरीद रहे थे। अब अगर महंगाई की वजह से महंगाई 2% है तो अब वो तो आपको 10 रुपये का नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। तो ये 10 रुपये का नहीं मिलेगा, महंगाई 2% है तो इसका 2% बढ़ जाएगा, जितना भी होगा। मान लेते हैं 100 का था तो 2% अगर बढ़ गया था 98 का, सॉरी 2% बढ़ गया तो 102 का हो गया। तो यही प्रोडक्ट आपको 102 में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप 100 रुपये लगाए, ये 2% का इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो इसकी वजह से यही सेम प्रोडक्ट आपको 102 रुपये मिल रहा है। 2 रुपये जो है वो तो आपको कम करना होगा ना इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 100 से 110 मिला था, 110 मिला था, तो ये 2 रुपये जो घटाए तो आपको टोटल तो 8 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट तो 8 रुपये का ही हुआ। आप 100 रुपये में एक प्रोडक्ट पहले खरीद रहे थे, अब 100 रुपये में आप एक प्रोडक्ट खरीद भी नहीं पा रहे हैं, 102 रुपये लग रहा है। तो 102 रुपये लग रहा है तो और इंटरेस्ट रेट 10 रुपये है तो 8 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ आपको। 2 रुपये तो इसी सेम प्रोडक्ट में ही चला गया, क्योंकि महंगाई बढ़ गया एक साल में, 1 ईयर में। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है कि आपका कितना नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और जो इन्फ्लेशन कितना है, महंगाई उस देश में कितना है वो, उसकी वजह से 8% आपको प्रॉफिट हुआ। यानी कि अगर कहा जाए तो आपको रियल इंटरेस्ट जो मिला इस केस में, आप जो 100 रुपये लगाए तो उसमें रियल इंटरेस्ट आपको 8% मिला, यानी कि आपको जो फ़ायदा हुआ वो 108 रुपये का हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल इंटरेस्ट रेट। नॉमिनल रेट इंटरेस्ट रेट उस टाइम पर जो महंगाई है उसको देखते हुए नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया वो जो आपको उस टाइम पर जो ये चल रहा था, जो बैंक बताती है उसको बोलते हैं नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ठीक है। केस बी में जैसे कंट्री बी में इसमें क्या था कि आपको भले इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे रही थी, 50% इंटरेस्ट रेट दे रही थी, इसमें 10% ही। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर महंगाई, एक एग्जांपल जैसे कि जिम्बाब्वे था, वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन आ चुका था, तो उसका कंट्री का मान लेते हैं वही कंट्री है। तो इसमें क्या है, इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि मान लेते हैं 200% है, हो सकता है। तो महंगाई 200% है, आपको ब्याज मिल रहा है 50%। तो अगर हम रियल इंटरेस्ट रेट का देखें कि हमको एक्चुअल में कितना पैसा प्रॉफिट में आएगा, तो 50% तो आपको नॉमिनल था, तो उसमें से आप माइनस करिएगा ना इन्फ्लेशन। जैसे कि यहाँ पर जो नॉमिनल था उसमें से माइनस किया इन्फ्लेशन, 2%, 10 में से 2। इसी तरह 50% जो नॉमिनल है उसमें से माइनस करेंगे इन्फ्लेशन को, तो इन्फ्लेशन तो 200% है, हमको 50%, यानी कि 150% माइनस 150% होगा। अब माइनस 150% का मतलब ये है कि आपको 150% का और घाटा ही लगेगा। यानी कि अगर आप कोई सामान आप खरीद पा रहे थे, मान लेते हैं कि 50 रुपये का, तो अब वो आपको 50 रुपये का नहीं मिल करके वो उससे ज़्यादा में मिलेगा, सेम प्रोडक्ट उससे ज़्यादा में मिलेगा, यानी कि 150% का और आपको माइनस लॉस ही हो गया, तो आपको इसमें फ़ायदा नहीं होता है। तो इस वजह से इसको बोलते हैं कि ये है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट अगर आपको देखना है तो आपको एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, अगर रियल इंटरेस्ट रेट देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि उस देश में इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है, तभी आपको रियल इंटरेस्ट रेट मिल पाएगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए इसका एक फार्मूला आता है कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो बैंक आपको बताती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस उस देश में कितना इन्फ्लेशन है वो। तो जो बैंक आपको इंटरेस्ट रेट बता रही है वो, और उस देश में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है, उस कंट्री में कितना इन्फ्लेशन चल रहा है उस एरिया में, उसको माइनस करने पर आपको आएगा रियल इंटरेस्ट, यानी कि ये रियल प्रॉफिट होगा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट और रियल इंटरेस्ट रेट में
अंतर यही होता है कि इन्फ्लेशन को माइनस करना होता है। पॉजिटिव रियल रिटर्न का मतलब कि हमको रिटर्न मिल रहा हो जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है। तो पॉजिटिव रियल रिटर्न कब होगा? जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होगा NIR, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, ये ज़्यादा होगा इन्फ्लेशन से। यानी कि जो बैंक हमको दे रही है वो उस देश में जैसे जितना महंगाई है उससे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट दे रही है तो हमको पॉजिटिव रिटर्न आएगा, यानी कि अच्छा रिटर्न आएगा। जैसे कि महंगा हमारे कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे कंट्री में 6% इन्फ्लेशन है और हम एक बैंक के पास गए, वो बोलती है क्या कि आप अगर 1 लाख रुपये जमा करते हैं या फिर कुछ भी अमाउंट जमा करते हैं उसमें हम आपको 10% इंटरेस्ट रेट देंगे 1 साल में। तो हमको जो प्रॉफिट होगा वो टोटल 4% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 साल बाद हमको 1 लाख पे अगर कर रहे हैं तो 1,04,000 हमको, 1 लाख वैसे तो 10,000 मिलेगा, एक 10% इंटरेस्ट है, लेकिन क्योंकि 6% महंगाई भी बढ़ चुका होगा तो अब वो घट करके 4% हो चुका होगा। तो 6% महंगाई बढ़ने जाने की वजह से जो हमको प्रोडक्ट 100 रुपये में मिल रहा था अब वो 106 का मिल रहा होगा। तो इस वजह से हमको थोड़ा सा 4% का ही फ़ायदा होगा, लेकिन ये पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव रियल रिटर्न कैसे होगा? जब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होगा महंगाई, यानी कि जो बैंक दे रही है हमको इंटरेस्ट उससे ज़्यादा महंगाई ही है। तो बैंक दे रही थी 50%, लेकिन महंगाई देखिए 200% था। तो इसकी वजह से क्या होता है? नेगेटिव रियल रिटर्न होता है, इसमें कि माइनस में चला जाता है, इसमें कि आपको नुकसान होता है। उसके बाद है जीरो रियल रिटर्न। जीरो रियल रिटर्न मतलब जितना महंगाई है, यानी कि जितना बैंक दे रही है उतना ही महंगाई भी है, तो इसको बोलते हैं बराबर है दोनों, तो इसको बोलते हैं जीरो रियल रिटर्न। इसमें ना ही रिटर्न, ना ही फ़ायदा होगा, ना ही नुकसान होता है आपको। तो यहाँ तक है, फिलहाल रहने देते हैं। इसके बाद में इन्फ्लेशन है और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, ये कल करेंगे। तो कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा, कमेंट सेक्शन ऑन है। धन्यवाद।